हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि अपने घर पे आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर शर्मिला बदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन GCW सोनीपत। जो मेरा टॉपिक है वो है नोमैडिक हर्डिंग। इस नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है चलवासी पशुचारण। उसको समझने से पहले हमें मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाकलापों को समझना होगा। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य को आय प्राप्त होती है और उससे वो अपने गृहस्थ जीवन को चलाता है। तो जो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाकलापों को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप। तीसरी है टर्सरी एक्टिविटी यानी कि तृतीय क्रियाकलाप। चौथा है चतुर्थक क्रियाकलाप यानी कि क्वाटनरी एक्टिविटी। पांचवा है पंचम प्रकार की आर्थिक क्रिया यानी कि क्विनरी एक्टिविटीज़। तो इस तरह से 5 प्रकार की पूरे विश्व में 5 प्रकार की क्रियाकलाप की जाती हैं और ये क्रियाकलाप कहीं पर भी एक जैसी नहीं होती, कहीं पर भी इनमें समानता नहीं पाई जाती। इनमें विभिन्नताओं के बहुत सारे कारक हैं, जैसे सामाजिक कारक है या भौतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है। ये सभी कारक अलग अलग देशों में अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। तो उन आर्थिक क्रियाओं को हम 5 भागों में बांट देते हैं। तो जो हमारी जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं जिनसे हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों का सीधे ही इस्तेमाल करते हैं। उनको हम आगे कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते, कोई उसका जो है फॉर्म है वो चेंज नहीं करते, उसका रूप चेंज नहीं करते, मशीन की सहायता से और हाथ की सहायता से कुछ भी नहीं करते। हम जो प्रकृति हमें जो चीज़ें देती है हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं और उन्हीं को बेच के मार्केट में अपनी आय प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप हैं? पहला जो प्राथमिक क्रियाकलाप है वो आदिकाल से ही चला आ रहा है, जैसे कृषि है। कृषि करना, संग्रहण करना, आखेट करना, आपके खनन करना, और ये पशु पालन करना, मत्स्य पालन करना, ये सभी प्रकार की जो है एक्टिविटीज़ वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही एग्जाम्पल है। तो अब हम इन्हीं प्राथमिक क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे, चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण होता क्या है? चलवासी पशुचारण ऐसा पशुचारण होता है जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नोमैड्स को लेकर यानी कि अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाता है और उन पशुओं में बहुत सारे पशु जो है शामिल होते हैं। अलग अलग प्रकार के पशु होते हैं, जैसे कहीं पर गायें, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊंट, याक, रेंडियर्स, लीमाज और जो है हॉर्सेस, डंकीज आदि पाले जाते हैं। तो ये जो जितनी भी ज़्यादा संख्या किसी के पास होती है, इनको उसके जो चरवाह है उसकी सोशल स्टेटस से जोड़ा जाता है। जितना बड़ा उसके पास झुंड होगा पशुओं का, उतना ही बड़ी उसकी आर्थिक या सामाजिक स्टेटस होता है। तो चलवासी पशुचारण कहाँ पाया जाता है? ये जो है बहुत सारी जगह पे, जैसे सेंट्रल एशिया है वहाँ पर भी पाया जाता है, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, टुंड्रा में भी किया जाता है। जैसे आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में 2 प्रकार की जो है कमर्शियल ग्रेजिंग और नोमैडिक हर्डिंग्स दिखा रखी हैं, और जो तिरछी लाइनें हैं वो नोमैडिक यानी कि चलवासी पशुचारण है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला क्षेत्र है वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से होता हुआ अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान से होता हुआ मध्य एशिया, फिर चीन, मंगोलिया के शुष्क क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये लगभग 5600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो पेटी है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। दूसरा क्षेत्र आप देख रहे हैं वो है यूरेशिया के टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत में स्थित है, जो पश्चिम में नॉर्वे, स्वीडन, ये आप देखेंगे ना ऊपर जो है नॉर्वे, स्वीडन और रूस से होता हुआ कामाचटका प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। तीसरा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है ये थोड़ा सा, जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर के पश्चिम भागों में विस्तृत है। तो इनकी जो चलवासी पशुचारक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक पशु जो चलवासी पशु समुदाय है उसका सुस्पष्ट सीमा क्षेत्र होता है। ये अपनी ही सीमा में रहते हैं, ये किसी की सीमा में
प्रविष्ट नहीं करते, घुसपैठ नहीं करते, क्योंकि इन्हीं का जो है डिमार्केशन है और इन पे लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ये ज़्यादा कमर्शियल मैन नहीं है, इससे लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, अपनी सीमा के अंदर ही रहते हैं और उसी सुस्पष्ट सीमा के अंदर अपने पशुओं को चराते हैं। इन्हें पता भी होता है कि जो जिस जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर किस जगह पे और किस मौसम में जल और पानी या घास कहाँ मिलेगा। चरवासी पशुचारण केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इसमें पशुपालक न तो चारे के लिए फसल उगाते हैं, ना ही घास उगाने की व्यवस्था करते हैं। वे चारे और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं घूमते हैं। अतः इनके पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये मौसमी प्रवास होता है, जिसे हम ट्रांसह्यूमेंस या ऋतु प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल में जो गुज्जर लोग हैं, बक्करवाल हैं, गद्दी हैं, भोटिया कबीला जो है वो चारवाहे गर्मियों में पहाड़ों की और सर्दियों में मैदानों की ओर ऋतु प्रवास करते हैं और ये परंपरा लंबे समय तक चली आ रही है। ऐसा ही जो टुंड्रा प्रदेश के लैप्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। गर्मियों में उत्तर के पर्वत ढलानों पर और शीत ऋतु में दक्षिण की कोणधारी वनों की ओर ऋतु प्रवास अपने पशुओं के साथ करते हैं। और बढ़िया चारागाहों में गाय, बैल और कम घास वाले क्षेत्रों में भेड़ बकरियां चराई जाती हैं। अर्सु क्षेत्रों में घोड़े, गधे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट, ऊंचे पहाड़ी भागों में याक और टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर पाले जाते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी चारावाहे भोजन, वस्त्र और आवास की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जो है अपने पशु उत्पादों से करते हैं, क्योंकि जो उनको मीट है, दूध है, पनीर है, चीज़ है, जो भी उनको फर है या अपने लिए कपड़े हैं, वो इन्हीं की खालों से बनाते हैं। और जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा, जो हमारे जो लैब्स लोग हैं या जो रेंडियर को पालने वाले लोग हैं एस्किमो, वो अपने ही इन पशुओं के रेंडियर से जो है खालों से तंबू और अपने कपड़े और अपनी ज़रूरत की सामान वो उसमें से सीलते हैं या लेते हैं। तो चरवासी कुछ भी अपना जो है बाहर से ये उत्पाद नहीं लेते हैं। चरवासी पशुपालकों का सामाजिक स्तर पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जितने ज़्यादा पशु होंगे उनका सामाजिक स्तर उतना ही उच्च होगा। चरवासी पशुचारण पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक अनुकूलन का एक विशिष्ट एग्जाम्पल है। जैसे जो हमारे अगर हम बकरवाल की या भोटिया की, गद्दी की बात करते हैं, वो लोग सर्दियों में नीचे उतर आते हैं मैदानों में और गर्मियों में वो पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पिघलने के बाद नरम मुलायम घास पाई जाती है, जो कि इनके पशुओं को स्वस्थ रखती है और उनके पशुओं को मोटा ताज़ा करती है। तो इस तरह से ये अपना अनुकूलन, परिस्थिति के अनुकूलन बनाए रखते हैं। किसी भी जो है अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसका दोहन ज़्यादा नहीं करते और उसके साथ अपना सामंजस्य बनाए हुए हैं। और ये एक स्वतंत्र ग्रुप के रूप में रहता है। इनमें आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की ज़बरदस्त भावना पाई जाती है। तो जो चलवासी पशुचारण है वो कौन से जो है क्षेत्रों में किया जाता है? चलवासी पशुचारण ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो बहुत कठोर होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या शुष्क होते हैं, अत्यधिक ठंडे होते हैं, अत्यधिक गर्म होते हैं। विषम जलवायु कारण यहाँ पर घास और झाड़ियाँ जो है छोटी छोटी और बिखरे हुए टुकड़ों में पाई जाती हैं। अधिक शुष्क मौसम आने पर घास का जो घनता है वो भी कम हो जाती है। घास के मैदानों में प्रति इकाई भूमि की वहन क्षमता भी घट जाती है। इसलिए चारागाहों को बहुत विस्तृत क्षेत्र में जो है पशुचारण करना पड़ता है। टुंड्रा प्रदेश में पशुचारण शुष्क प्रदेशों के पशुचारण से भिन्न होता है। यहाँ पर शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है। इसमें काई, लाइकन जैसी शुद्र वनस्पति ही पाई जाती हैं और रेंडियर इस चारे पर ही निर्वाह करते हैं। तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग्स की, तो ये बहुत पुराने समय से, जब मनुष्य सभ्यता शुरू हुई थी और मनुष्य ने बसना शुरू किया था, तभी से ये जो है एक्टिविटी इस अर्थ पे पाई जाती है। तो ये लगभग पूरे वर्ल्ड में 30 से 40 बिलियन लोगों के द्वारा की जाती है। इसमें जैसे कि सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, इस तरह से बहुत सारे जो है देशों में ये एक्टिविटी की जाती है।
जैसे मिडल हिल में, हिमालय, नेपाल में भी जो है लगभग ये 800 मीटर के जो है तक एलिवेशन तक, यानी कि ऊंचाई तक ये की जाती है। तो बहुत सारे जो है जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कोला, रशिया का जो कोला पेनिनसुला है वहाँ पर ट्रांसह्यूमंस के साथ किया, ट्रांसह्यूमंस यानी कि ऋतु प्रवास पशुओं के साथ किया जाता है। और चैड में भी जो जागवा है, करेडा है, मिमी है, और इजिप्ट और वेस्टर्न लीबिया में जो बदायूं है वो इस प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं। तो आज के समय मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आज के समय कहाँ पर है ये, जो है सहारन अफ्रीका में है, साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के पार्ट पर है, स्कैंडिनेविया कंट्री जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा में ये पाई जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और यहाँ पर पानी और सूटेबल लैंड नहीं है, इसलिए ये जो है लाइफ स्टॉक को पालते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये आप जो हमारे गद्दी या गुजर बकरवाल हैं, ये इस तरह से ऋतु प्रवास अपने पशुओं के साथ करते हैं। अगर हम भारत की ही बात करते हैं कि कौन से चलवासी चरवाहे हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम उभर कर आता है गुज्जर, जो कि भारत के जो है उत्तरी भागों में, पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। तो मैं इनका परिचय आपको देना चाहूँगी। तो गुज्जर जो है एक विशिष्ट नृ जातीय समूह है जो भारत के अनेक राज्यों में रहते हैं, परंतु इनका जो सांद्रण है या कंसंट्रेशन है वो भारत के उत्तरी, विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और बसाव की दृष्टि से ये दो प्रकार के इनको हम कहते हैं। पहला है खेतीहर गुज्जर, यानी कि जो खेती करते हैं, ये ढलानों और घाटियों में स्थायी रूप से बस गए हैं, इन्हें मुकामी गुज्जर भी कहा जाता है। मुकामी गुज्जर वे होते हैं जिनका निश्चित कोई ठौर ठिकाना होता है, और इनमें से बहुत सारे लोग नौकरियां भी करने लगे हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। दूसरा जो गुज्जर होते हैं वो ऋतु प्रवासी गुज्जर होते हैं, जो विभिन्न मौसमों में पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। पाले जाने वाले पशुओं के आधार पर इनको फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बनिहारा या दूधी गुज्जर, यानी कि दूध बेचने वाला गुज्जर। दूसरा है बकरवाल गुज्जर। जो बनिहारा गुज्जर होते हैं वनों में रहते हैं और भैंस पालकर उनका दूध और दूध उत्पाद बेचते हैं। इसी के आधार पर इन्हें दोधी गुज्जर या बन गुज्जर या भैंसी गुज्जर भी कहते हैं। और जो बकरवाल गुज्जर हैं ये वो गुज्जर होते हैं जिनके पास भेड़ बकरियां होती हैं, यानी कि भेड़ बकरियां पालते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा मूल स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवास करने के आधार पर गुज्जर बकरवाल फिर दो प्रकार में बांटे जाते हैं, कुनहारी गुज्जर, अलाहीवाल गुज्जर। जो कुनहारी गुज्जर होते हैं उनका मानना है कि उनके पूर्वज कभी पाकिस्तान स्थित कग्गन प्रदेश के कुनहार नदी की घाटी से कश्मीर आकर बसे थे। इसी प्रकार से जो इलाहीवाल गुज्जर हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पूर्वज पाकिस्तान के इलाहीवाल प्रदेश की स्वात घाटी से आकर यहाँ पर बसे थे। धार्मिक आस्था की दृष्टि से गुज्जर दोनों प्रकार के हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी। तो उनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है? जो गुज्जर बकरवाल हैं भारत के पश्चिमी हिमालय में निवास करने वाले पशुपालक हैं, जो मौसम के अनुसार भेड़ बकरियों के रेवड़ों को अपने परिवार, घरेलू सामान के साथ जम्मू कश्मीर के ऊंची नीची पर्वतीय ऊंचाइयों के बीच विचरण करते हैं। जम्मू कश्मीर में ये लोग श्रीनगर, अनंतबाग, पुलवामा, डोडा, जम्मू व अन्य जिलों में पाए जाते हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करते हैं या भौगोलिक वातावरण की बात करते हैं तो गुज्जर बकरवालों का निवास क्षेत्र एक उबड़ खाबड़ प्रदेश है। पहले भी बताया मैंने कि जितने भी जो आपके चलवासी पशुचारक हैं वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं पूरे विश्व में जो कि उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर कृषि करने के लिए अच्छी जो है भूमि उपलब्ध नहीं है, पानी की भी कमी है। तो जो गुज्जर बकरवालों का निवास क्षेत्र एक उबड़ खाबड़ प्रदेश है जिसमें जलवायु दशाओं के भारी अंतर पाया जाता है। कुल मिलाकर एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। जम्मू कश्मीर से दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान और वर्षा की मात्रा दोनों कम हो जाते हैं। लेह में वार्षिक वर्षा का औसत केवल 10 मिलीमीटर होता है। गुज्जर बकरवालों का निवास क्षेत्र दक्षिणी भाग में वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होती है। जम्मू, लद्दाख, कश्मीर की घाटी, मध्य हिमालय क्षेत्र में वर्षा जो है शीत ऋतु में यानी कि नवंबर से अप्रैल में होती है।
यहाँ वर्षा जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से यानी कि पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से होती है। समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में शीत ऋतु में हिमपात भी होता है। हिमपात की अवधि व उसकी मात्रा गुज्जर बकरवाल लोगों के जीवन शैली को पूरी तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि इन्हीं जो है मौसमी कारणों की वजह से ये गुज्जर बकरवाल की अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से देखते हैं तो इनमें नातेदारी समूह और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल समूह प्रमुख है। इनमें जो नातेदारी समूह में पहला आता है डेरा। डेरा जिसे हाउस होल्ड कहते हैं, ये डेरा जो है सामाजिक संरचना का आधार और एक प्राथमिक इकाई बनता है। डेरा जब बनता है जब कोई व्यक्ति शादी के बाद अपनी अलग गृहस्थी कर लेता है, और इसमें 5-6 सदस्य होते हैं और हर सदस्य का जो है अलग अलग काम होता है। अलग अलग लिंग और उसके आधार पर, आयु के आधार पर उनको अलग अलग काम दिया जाता है। दूसरा आता है दादा पोतरे। दादा पोतरे यानी कि वंश। दादा पोतरे समूह कई डेरों से मिलकर बनता है। एक पितृवंशिक संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह होता है जिसके तार एक साझे पूर्वज से जुड़े हुए होते हैं, और इस वंश में लगभग 250 या उससे भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं, और इनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि चारागाहों या मार्गों का विभाजन कहाँ तक हुआ है। तीसरा जो आता है गोत्र यानी कि कलान। गोत्र जो होते हैं, जो गुज्जर बकरवाल है समुदाय अनेक गोत्रों में बटा हुआ होता है। एक गोत्र के सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। गोत्र व्यवस्था हिंदू गुज्जरों से ली गई है। गोत्र का नाम व्यक्ति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। गुज्जरों में लगभग आज 150 से अधिक गोत्र हैं। तो ये कैसे जो है ट्रांस ह्यूमंस करते हैं, यानी कि ये ऋतु प्रवास करते हैं, ये खास मार्गों के द्वारा करते हैं। और इन ऋतु प्रवास करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चारागाह मौसम के अनुसार उपलब्ध होते हैं। गुज्जर बकरवाल लोगों की अर्थव्यवस्था विस्तृत मौसमी चारागाहों की उपलब्धति पर और उनके उपयोग पर निर्भर करती है। शीत ऋतु में जब ऊंचे पहाड़ों पर चारागाह की बर्फ़ से ढक जाते हैं तो ये लोग दक्षिण की ओर जम्मू की निम्न पहाड़ियों पर पशु चराने आ जाते हैं। सर्दियों में इन निम्न प्रदेशों में बर्फ़ भी नहीं पड़ती है और अपेक्षाकृत ऊंचे तापमान के कारण उत्तम घास और जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके विपरीत जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, दक्षिण की पहाड़ी जो बाहरी पहाड़ी है वो चारागाह धूप के कारण झुलसने लगती है और घास सूख जाती है, और गुज्जर बकरवाल तब अपने रेवड़ों को लेकर फिर से ऊंचे पहाड़ों की पुरानी रास्तों पर निकल पड़ते हैं। अप्रैल में ये लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ पिघल जाती है और नई व पौष्टिक घास के जो चारागाह है वो विकसित हो जाते हैं, और इस प्रकार ये लोग सितंबर के महीने में कम ऊंचाइयों की ओर उतरना शुरू कर देते हैं और अप्रैल में तीसरे सप्ताह पुनः उच्च भागों की ओर कूच करना आरंभ कर देते हैं। साल दर साल ये लोग जो ये प्रवसन है यानी कि जो माइग्रेशन है वो इस चक्र को शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के चारागाहों के बीच में दोहराते हैं। तो इन्हें माइग्रेशन क्यों करना पड़ता है? माइग्रेशन करना इनके लिए अनिवार्य है, या ऋतु प्रवास करना इनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा झुंड होता है पशुओं का, और उनकी चारे की व्यवस्था करना इनको कोई ज़मीन नहीं बोते हैं या ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं होती कि चारागाह की उपलब्धता की वजह से ही इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसह्यूमन्स करना पड़ता है, ऋतु प्रवास करना पड़ता है। तो ये एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में किए जाने वाले मौसम प्रवास का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। तो जैसे कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में होने वाली भारी बर्फबारी चारागाहों को ढक देती है और इससे भोजन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, और पशु चारकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और इन चारागाहों को ग्रीष्म ऋतु की तप्त पहाड़ियों पर बितानी पड़े तो 40 डिग्री तापमान में ये भेड़ बकरियां अगर गर्मी से नहीं तो भूख से ज़रूर मर जाएंगी, क्योंकि घास सभी जगह सूख जाता है, इनके लिए चारे की कमी हो जाती है। इसी प्रकार यदि इन्हें समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर, ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर अगर वृहत हिमालय में शीत ऋतु पर बितानी पड़े तो ये भेड़ बकरियां समेत बर्फ़ की कई मीटर मोटी परत के नीचे दब जाएंगे। तो मौसमी प्रवास चारागाहों के विस्तार और चारे पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। चाहे इन लोगों को हर मौसम में घास उपलब्ध भी हो तो भी पशुओं के साथ इनको विचरण करना इनकी आर्थिक बाध्यता भी हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक कंपल्शन है। तो ऋतु प्रवास के दौरान इनको बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे जो है ये युगों से पुरानी
परंपरा है जिसको लोग निर्वहन कर रहे हैं। और जो इनका प्रशिक्षण है गुजर बकरवाल समुदाय को उनके पूर्वजों से मिलता है। पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ ये आदिम चारागाह प्राचीन काल से निर्धारित अनेक मार्गों का अनुसरण करते रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख दोलन ऑसिलेशन रूट्स हैं वो इनके दो हैं। तो इन दोलन मार्गों में से केवल दो मतलब 11 हैं, और इन 11 में से केवल 2 मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर जो पढ़ने वाले चारागाहों और समस्याओं का हम यहाँ पर एक वर्णन करेंगे छोटा सा। आप इस मैप में भी देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन चारागाह में कैसे पहुँचते हैं और जो है शीतकालीन चारागाह में वापस कैसे आते हैं। तो पहला मार्ग है पीर पंजाल वाला। तो इस मार्ग का अनुसरण करने वाले गुजरों के काफिले अपने शीतकालीन चारागाहों यानी कि जम्मू कश्मीर के निम्न पहाड़ों ऊंचाई के पहाड़ों के अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शुरू कर देते हैं, और ऊंचाइयों पर स्थित जो ढोक है वहां तक पहुंचने में इनको 60 दिन का समय लगता है। रास्ते में लगने वाले 60 दिनों में से 22 दिन यात्रा में लगते हैं और शेष 38 दिन विभिन्न स्थानों पर पड़ाव डालने के लिए होते हैं। ये काफिले जो है लंबेरी से आरंभ होते हैं और मार्ग पर पड़ने वाले अच्छे चारागाहों का पड़ाव डालते हुए लोग सिलसुरी, केसरगली, डोगरी, राजौरी आदि स्थानों पर पार करके नीली डोरी को पार करते हैं। फिर नीली डोरी पर ये कारवां लगभग 2 सप्ताह तक रुकता है और इस दौरान ये कुछ काम करते हैं, जैसे आसपास की बढ़िया चारागाहों में अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और पशुओं को नमक खिलाते हैं और इनकी अपनी थकावट को दूर करते हैं। इस पड़ाव के दौरान उन्होंने निकटवर्ती जो बाज़ार होते हैं वहाँ से आवश्यकताओं की अपनी वस्तुएं खरीदते हैं, उपकरण और जो अपना साजो सामान है उसकी मरम्मत करते हैं। नीली डोरी से लोग मारा पर पहुँचते हैं और मारा पे पहुँचने के बाद ये लोग चंदीमारी के लिए प्रस्थान करते हैं। ये मार्ग थोड़ा सा कष्टदायी होता है। यहाँ पर चीता पानी नामक धारा को पार करना पड़ता है और यहाँ ये जो धारा होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ये खून को जमाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाली ओलावृष्टि और वर्षा से पशुओं को हानि पहुँचती है। पोशीना से ये काफिला मारा, चंदीमार, पुलसवाना, साथरी, दुबजान को पार करते हुए गढ़सर मैदान की ओर बढ़ता है और इस मार्ग में लोग पीर पंजाल दर्रा भी पार करते हैं जो कि 3491 मीटर की ऊंचाई पर होता है। गढ़सर मैदान से ये लोग संगरवेनी होते हुए शालीमार पहुंचते हैं और यहाँ 2-3 दिन विश्राम करने के बाद ये लोग वेल, कंगन, वानगत और नरांग की ओर बढ़ते हैं। नरांग से गढ़सर पहाड़ के बीच में खड़े ढाल की चढ़ाई होती है। इस काफिले के लिए गढ़सर चारागाह ग्रीष्मकालीन आधार होता है। यहाँ से निकटवर्ती चारागाहों पर ये लोग गर्मियों में अपनी भेड़ बकरियाँ पालते हैं। उसके बाद दूसरे अगर हम बनिहाल दर्रा मार्ग है उसकी बात करते हैं तो ऋतु प्रवास का ये एक और प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग में ग्रीष्मकालीन चारागाहों के प्रस्थान करने वाला गुजर बकरवाल लोगों का काफिला किरण गयाल व उसके निकटवर्ती इलाकों में 20 अप्रैल के आसपास अपनी यात्रा आरंभ करता है और पूरे मार्ग में लोग 12 स्थानों पर विश्राम करते हैं। इनके प्रमुख पड़ाव होते हैं मनावल, कट्टा, सुरीन कुंड, कबीर खट्टर, बनिहाल, डिंगूरनार, अच्छाबल, सलार आदि। और कबीर खट्टर व बनिहाल के बीच की यात्रा अत्यंत तनावपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर 2 स्थानों के बीच में काफिले को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1B को से होकर गुजरना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा जो है व्यस्त राजमार्ग है। इसके कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और चारे की कमी होती है, पशुओं को उठाने की घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं। और 23 घंटे लंबी यात्रा का कष्टपूर्ण यात्रा के बाद ये बनिहाल के शैतानी नाला पर 1 दिन का विश्राम करते हैं। उसके बाद बनिहाल सुरंग को पार करने के बाद ये लोग कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं और बनिहाल दर्रे से घाटी में उतरते समय ये लोग बीरी, नाग, एशाम मुकाम, दक्षुम, चंदनवाड़ी होते हुए सूखा नाला के चारागाहों तक पहुंचते हैं। काफिलों की वापसी ग्रीष्मकालीन चारागाहों के लिए शीतकालीन चारागाहों के लिए इनकी वापसी सितंबर के महीने में शुरू होती है। इस समय ग्रीष्मकालीन चारागाहों में रात का तापमान हिमांक बिंदु के निकट पहुंच जाता है और इस तापमान में कोहरा और पाला पड़ने की आवृत्ति बढ़ जाती है। पाला घास को समाप्त कर देता है और इस ठंड में पशुओं को बचाने के लिए
जो है बचाना इनके लिए अहम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो चरवाहे हैं वो ग्रीष्मकालीन चारागाहों में नीचे उतरने लगते हैं। वापसी में वही 60 दिन इनको लगते हैं और उन्हीं जो पड़ावों पर इनके द्वारा आराम किया जाता है। तो इस तरह से आप इनके ये जो स्थान देख रहे हैं, टेंट देख रहे हैं, अस्थायी टेंट ये रास्तों में बनाते हैं। उसके बाद एक और जनजाति का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति एक प्राचीन जो है एक समूह है जो कि केनिया में, साउदर्न केनिया में और नॉर्दर्न तंजानिया में, छोटे से तंजानिया में पाए जाते हैं। ये संसार में बहुत फेमस है क्योंकि अफ्रीकी झील के जो गेम पार्क हैं उनके आसपास ये पाए जाते हैं और इनकी वेशभूषा और साज श्रृंगार भी अपने आप में अनूठे हैं। ये जो है एक माँ भाषा बोलते हैं जो मसाई लैंग्वेज है, जो कि डिनका, केलंजीन और न्यूलियर लैंग्वेजेस की जो एक भाषा है। इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो केनिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस और सिवाहिली इंग्लिश भी इनके द्वारा बोली जाती है। इनकी संख्या आज के समय 2019 के अकॉर्डिंग 11,89,522 हैं। आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा का एक नमूना। तो जो मसाई जनजाति के लोग हैं वो उनके सारे की सारी जो खाने की आपूर्ति है या उनके साजो सामान की आपूर्ति है वो इनको इन्हीं पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है। मीट है, दूध है और किसी किसी खास ओकेजन पर ये पशुओं का ब्लड भी ग्रहण करते हैं। और इनके पास जो पशु होते हैं वो बैल, गाय, बकरी, भेड़ आदि पाली जाती हैं और इन्हीं से उनको मीट प्राप्त किया जाता है जब इनको खास ओकेजन पर ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो कैटल यानी कि गायों के आसपास इनके चराने पर, इनको पालने पर ही इनकी बीत जाती है। इसके अलावा ये राइस, शोरगम, पटैटो यानी कि आलू, कैबेज आदि जो है वो खाते हैं। तो जितनी भी इनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो सारा का सारा कैटल जो है यानी कि गायों के आसपास, गायों के झुंड के आसपास इनका जो है जीवन व्यतीत होता है। और एक मनुष्य की जो वेल्थ है वो इन गायों की संख्या और बच्चों की संख्या के आधार पर इनकी जो है रिस्पेक्ट या सामाजिक स्थिति का आकलन होता है। जिसके पास 50 के लगभग गायें होती हैं उनकी जो सम्मानजनक स्थिति होती है, लेकिन इनमें से कोई भी एक मिसिंग है या बच्चे या कैटल तो उसको पुअर यानी कि गरीब जो है उसमें माना जाता है। जो मसाई रिलीजियन है उनके हिसाब से पूरे जितने भी अर्थ है उस पर जो कैटल पाई जाती हैं उनका मालिकाना हक जो है मसाई को है। तो ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए दूसरे जो ट्राइब्स हैं वहाँ से भी ये गायों की चोरी करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और जनजाति मैं नाम लेना चाहूँगी, टोडा जनजाति, जो भारत के ही तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति भी जो है गायों को और भेड़ बकरियों को पालते हैं और ये भी एक चलवासी जो है पशुचारक हैं और उनका जीवन भी पशुओं के आसपास और पशुओं के साथ ही उनका पशु निर्भर करता है और उनकी भी स्थिति उनके ग्रुप पर और उनके जो है सम्मान जो है वो उनके पशुओं की संख्या पर निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जनजातियां हैं पूरे विश्व में। लगभग मैंने पहले बताया कि 30 से 40 लाख लोग हैं जो कि इस प्रकार की ये जलवासी पशुचारण करते हैं। और इसी प्रकार से गद्दी हैं भारत में जो कि जलवासी पशुचारण करते हैं। इनका निवास क्षेत्र भी जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में चंबा, बारमौर तहसील और हिमालय की जो धौलाधार पीर पंजाब श्रेणियों के बीच और ब्यास, रवि और चेनाब नदियों के ऊपरी घाटी कटकों पर निवास करते हैं। लघु हिमालय में स्थित जो गद्दी जनजाति है उसका निवास क्षेत्र लगभग
समुद्र तल से 2000 से लेकर 3000 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है जिसे बाघ स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं, और शीत ऋतु में 3 से 4 महीने बर्फबारी होती है या कोणधारी वन मिलते हैं। इन ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, और छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो मध्यवर्ती भाग है उस पर छोटी छोटी घास पाई जाती है। और इन घाटियों को हम, हरी भरी घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, यानी कि जो दो पर्वतों के बीच में स्थित भाग को दून और द्वार यहाँ पर इसको कहते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन करना है। तो ये स्थायी कृषक भी हैं, पशुपालक भी हैं, और ये पशुपालन जो है ऋतु प्रवास के दौरान करते हैं, यानी कि ये एक ऋतु चेंज होने पर ये एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपने पशुओं को लेके जाते हैं। तो ये छोटी मोटी जो सीढ़ीनुमा खेत है वहाँ पर धान और सब्जियां भी उगाते हैं, और कुछ अन्य लोग जो हैं लकड़ी काटने का व्यवसाय भी करते हैं। और महिलाएं घरों में शाल, दुशाले, लोई, स्वेटर, दस्ताने आदि बुनती हैं। और इनके जो चलवासी पशु चारक हैं उनके पशुओं में गाय, चंवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि आती है। चंवर गाय जो है याक और गाय की वर्णशंकर नस्ल है, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग है। और जो उम्दा चारा गाय हैं उनकी खोज में पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे जो नोमैड्स हैं, बहुत सारे पशुपालक हैं, पशुचारक हैं, वो पूरे संसार में पशुपालन करते हैं। और इस तरह से चलवासी जीवन जो जीवन अपनाते हैं वो लोग अपनाते हैं जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास बेहतर ज़मीन नहीं है, फर्टाइल नहीं है, और वो कुछ ही हिस्सों में से जो है स्थित हैं। लगभग 30 से 40 लाख लोग ही आज के दिन पूरे संसार में इस तरह का जो है पशुचारण करते हैं। और अब समय के बदलाव के साथ बहुत सारे लोग जो है वो सेटल होने लगे हैं परमानेंट सेटलमेंट्स में, और इस तरह से अब इनके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू।